गुड मॉर्निंग एवरीवन। तकलीफ हुई उठने में आज? सच बोल लो। आज ठीक है, पहला दिन था, पिकनिक वाला फील रहता है, स्पोर्ट के जा रहा है। आफ्टर अ फ्यू डेज विल सी। लाइव स्ट्रीमिंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। दिख तो रहे हो तुम में से काफ़ी लाइव स्ट्रीमिंग। तुम तो बिना नहाए बैठे होंगे 500 टक्का। 5 मिनट उठो लेक्चर के। बेसिक्स पढ़ा था, कुछ याद है? पूछू क्या? बेखौफ झूठ बोलने लगे तुम। 4 दिन हम नहीं मिले, झूठ पे झूठ। चलो एक बार रिवाइज करेंगे हम। एज ऑलवेज आई डोंट ट्रस्ट यू ऑल। उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट के टाइप्स। याद आ रहा है? याद आ रहा है तो बोलते जाएंगे, नहीं याद आ रहा है तो सुनते जाएंगे। कॉस्ट के टाइप्स थे, कितने टाइप्स थे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। देखो अभी वापस से रिपीट कर रही हूँ, हम कोई भी चैप्टर के अंदर नहीं है, वी आर जस्ट स्टडिंग द बेसिक्स। हम बेसिक पढ़ते पढ़ते वी विल बी एंटरिंग इनटू द चैप्टर, स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट। आपका ये पेपर नंबर पता है कौन सा है? पेपर नंबर 8। कॉस्ट अकाउंटिंग इसका नाम है। ठीक है, आज फॉर्मली मिले तो थोड़ा और इंट्रोडक्शन दूं। पेपर कितने मार्क्स के लिए आता है पता है? दिस पेपर इज फॉर 100 मार्क्स। इसके अंदर और कोई बाइफरकेशन टुकड़े नहीं है, पूरा कॉस्टिंग ही आप लोगों को 100 मार्क्स के लिए आता है। पेपर में ऑब्जेक्टिव्स है, पता है क्या? कितने मार्क्स के लिए? अरे बाप रे, बहुत होमवर्क करके आए हो। किस किस को लगता है 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है? ठीक है। ऑब्जेक्टिव आर फॉर अप्रॉक्सीमेटली 24 to 25 मार्क्स और बचा हुआ 75 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच इज पार्ट बी। फैन लगा। Also in this there are 2 parts. Which 2 parts? एक होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और एक होता है थ्योरी का पार्ट। 12 से 16 मार्क्स की आप लोगों को अलग से एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है। 12 से 16 फिक्स नहीं है, पहले 12 को आता था, इस बार 16 को भी आया, तो हम 12 से 16 का रेंज रखेंगे। सो 12 to 16 मार्क्स के लिए आप लोगों को थ्योरी का एक क्वेश्चन आता है, इंक्लूसिव ऑफ दिस 75 मार्क्स, एंड इट कम्स एज ऑप्शन। मतलब मान लो क्वेश्चन नंबर 2 से 5 में आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और ऐसे लिखा है अटेम्प्ट एनी 3। तो इसमें से एक क्वेश्चन किसका रहेगा? थ्योरी का रहेगा। तो आपके ऑप्शन में है, चॉइस में है कि आप लोगों को थ्योरी लिखना है या नहीं लिखना है। क्या लगता है, थ्योरी लिखना चाहिए क्या? इतने सारे लोग हाँ बोल रहे। कॉस्टिंग का पेपर प्रैक्टिकल है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? एज द पीपल हु हैव ऑलरेडी गिवन एग्जाम, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तीनों के तीनों अटेम्प्ट करना नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? एक होता है पेपर काफ़ी लेंदी, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स के भी मार्क्स सिक्योर करने हैं। यू वांट टू राइट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, हर एक के अंदर 2 से 3 सब पार्ट्स होते हैं, तो ये सारा प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि आप एक्यूरेसी के साथ पूरा 100 मार्क का पेपर कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट के साथ। दिस इज द रीज़न थ्योरी इज इनकॉर्पोरेटेड। आप कोई एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोड़ के अगर आप थ्योरी लिखेंगे, क्योंकि मिनिमम एक कॉस्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 मिनट कम से कम, मतलब बहुत ही एक्यूरेसी है तो जाके 10 मिनट में होगा। कई लेक्चर्स आप रियलाइज़ करेंगे कि एक लेक्चर में एक ही सम हो रहा है हमारा, क्योंकि सम उतने बड़े रहते हैं। तो प्रैक्टिस कर करके तुम वो 1 घंटे का 30 मिनट पे, 20 मिनट पे, 15 मिनट पे आएंगे। एक क्वेश्चन 10 से 15 मिनट लेगा ही, जबकि पूरे थ्योरी के 3 से 4 छोटे छोटे आंसर इन ब्रीफ सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 15 से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स एक पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। और इधर क्वेश्चन नंबर 2 के एक क्वेश्चन को 10, इसको 10, इसको 10,
अगर 3 है तो 2 है तो 10-10। तो कहीं ना कहीं थियोरी आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आपको सॉल्व करते नहीं आएंगे एट इंस्टेंट, देख कर नहीं आएंगे, सोच कर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लेट्स से इट इज़ फॉर टोटल 16 मार्क्स, तो इसमें से आपको ऐसे लग रहा है कि आपको 10 मार्क 8 मार्क स्टेप मार्किंग के साथ मिलेंगे, लेकिन पूरा आंसर नहीं आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपने किसको रिलाई करना चाहिए? थ्योरी। और आप में से इतने सारे लोग जो बैठे हैं 90% लोग थ्योरी लिख के आएंगे, क्योंकि मार्क्स वहीं से मिलते हैं। जिसको थ्योरी बिल्कुल ही लर्न नहीं होती है, आफ्टर 15-20 डेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरी के सेशंस एज वेल, तो वहाँ पे आपको इवेंचुअली लर्न करना स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू गेट अ सेपरेट बुक फॉर थ्योरी। मैंने आपको अपने बुक्स बताए थे, एक बिल्डिंग ब्लॉक मिलेगा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट एज क्वेश्चन बन के आते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ने के हमारे पास 2 इंटेंशन है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए विल बी नीडिंग द कॉन्सेप्ट, दूसरा है कि बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर एवरी ब्लॉक इज़ 1 क्वेश्चन एंड आंसर। तो उसको लिटरली ऐसे बैठ के लर्न करने वाली बात नहीं है। आप बिल्डिंग ब्लॉक 1-2 बार मेरे साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लिक होने लगेगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक के क्वेश्चन हमको लर्न नहीं करने, इसके अलावा एक थ्योरी बुक होती है जो प्योर थ्योरी है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड इन नहीं है। ये थ्योरी बुक आपको मिलती है लास्ट में 1 आध महीना पहले। इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ जो मुझे लगता है एग्जाम में आएंगे, ये थ्योरी क्वेश्चंस हमको करके ही जाने हैं। दूसरी आपको एक और बुक मिलती है, मेन बुक। मेरे मुंह से कई बार उसका नाम शिखर निकलेगा, तो शिखर ही आपकी मेन बुक है, क्योंकि मैं फर्स्ट बुक जो मैंने कॉस्टिंग की बनाई थी उसको शिखर बोलती थी, तो अभी तक समवेयर इट इज़ बिल्ड इन माई माइंड, मैं कोशिश करूँगी इसको मेन बुक बोलने के लिए। मेन बुक में आपको क्या मिलेंगे? आपके सम्स। हमारा सीक्वेंस ऐसा रहेगा कि पहले हम बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेन बुक पढ़ेंगे। ये आपके 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स है। इसके अलावा होता है एक चार्ट बुक जो एज एंड व्हेन नीडेड हम रेफ़र करते जाएंगे, तुम्हारे रिवीजन की ज़्यादा काम की बुक है। आपको कॉस्टिंग के लिए 2 नोटबुक लगेंगे, एक नोटबुक आप लेके आ रहे हो। ऑलरेडी हमने बेसिक जो स्टार्ट किया था, गेस आपने उसमें लिखना स्टार्ट किया था, नहीं किया है तो विल बी नीडिंग 2 नोटबुक्स, 1 क्लास वर्क एंड 1 होमवर्क। डोंट टेक दिस बुक लाइटली, रेप्लिकेशंस आप देखेंगे अगर आपने लाइटली लिया है तो। दिस इज़ नॉट फाउंडेशन, वील हैव टू मेंटेन होमवर्क बुक, बट बिकॉज वी हैव टू प्रैक्टिस। कॉस्टिंग के नोट्स बनाने हैं क्या? कई लोगों का सवाल था ये, लेक्चर चालू होने से पहले ही लोग मैसेज कर रहे थे नोट्स बनाने हैं क्या। कॉस्टिंग के नोट्स बनाने के लिए अगर आपकी इच्छा है तो आप 100 पेजेस की एक बुक, छोटी सी लाइक अ फॉर्मूला बुक कर सकते हो, जिसमें आपको जो जो कॉन्सेप्ट लगता है इंपॉर्टेंट है आप लिख सकते हो। This cannot be decided on the first day because you don't know what is costing, you don't know the chapters either, you also don't know the concept. तो आप 4-5 दिन 10 दिन पढ़ लेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप लोगों को बुक्स बनाने की ज़रूरत है या बिल्डिंग ब्लॉक में काम हो रहा है। मतलब तुम लोगों को समरी अलग से क्रिएट करने की इच्छा है, ऐसे लगता है, अभी नहीं डिसाइड कर पाएंगे, 1-आध चैप्टर होने दो, उसके बाद यू विल रियलाइज़ कि बनानी है या नहीं है। सब्जेक्टिव टर्म है, इधर भी है जगह, सब्जेक्टिव टर्म है वो, तो एक 10-15 दिन जाने दो, उसके बाद ओके आई गेस मोर और लेस योर आंसर्स आर डन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। कॉस्टिंग मैंने एज पहले ही बोला था इज़ नॉट वन ऑफ द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट इन योर इंटर, थोड़ी तकलीफ देगा, यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। कॉस्टिंग के पहले हम थोड़े से क्या कर लेंगे, बेसिक्स रिवाइज कर लेंगे। ये वही बेसिक्स है जो आप लोगों को फाउंडेशन के अंदर भी थे, कितने पढ़े नहीं पढ़े आई डोंट नो, या सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के गए हो सकता है। कॉस्टिंग के बेसिक्स के अंदर सबसे पहला टर्म होता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस, खर्चा। किस लिए होता है ये खर्चा? टू प्रोड्यूस अ गुड और प्रोवाइड अ सर्विस। ठीक है, कॉस्ट के हमने 3 बच्चे बनाए थे। पहला मटेरियल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट, तीसरा याद आ रहा है क्या? मटेरियल इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, जो प्रोसेस में कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेबर इज मेंटल और फिजिकल एफर्ट डन बाय सम पर्सन, एंड एक्सपेंसेस इज द बैलेंसिंग कैटेगरी,
जो मटेरियल में नहीं आता और जो लेबर में नहीं आता वो कहाँ पे आता है? एक्सपेंस में। मटेरियल के कितने पार्ट्स थे? 2, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर के कितने पार्ट्स थे? डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस 2, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ तक क्लियर है? ऑल द इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor, indirect expenses are known as overheads. overheads याद है? ग्लास में आइस, उसमें हम सारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिक्स करते और आगे जाके उनको उन नाम से नहीं पुकारते। ओवरहेड्स के 3 बच्चे अलग होते हैं, वो नाम याद है क्या? क्या नाम है? ठीक है, समझ गया। पहला वाला है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन का एक और नाम था फैक्ट्री ओवरहेड। सेकेंड वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहाँ तक समझा? ठीक है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग वन चैप्टर। इसी के बेस से चैप्टर का नाम भी बाद में बताऊंगी। मैंने आपसे तब भी कहा था, हमने धीरे से एंटर कर लिया है चैप्टर के अंदर। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करेंगे। एक रॉ मटेरियल लाए। कौन सा रॉ मटेरियल? मान लो आलू, पोटैटो चिप्स, ठीक है। दिस इज योर फैक्ट्री। थोड़ा सा फैक्ट्री का फील लेते हैं। दिस इज योर फैक्ट्री। ये फैक्ट्री में सबसे पहले क्या आएगा? अभी सबसे पहले क्या आएगा? अगर मैं बोलूँ तो मेरे को आइटम्स के नाम मत बताओ, इनमें से ही कोई, मतलब आप बताएंगे या तो मटेरियल में नहीं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट में अगर कंफ्यूजन है तो डायरेक्टली ये 3 टर्म्स और ये 3 टर्म्स आपके आंसर रहने चाहिए, ठीक है। 6 आपके पास आइटम है। सबसे पहले क्या आएगा इधर? डायरेक्ट मटेरियल आएगा। डायरेक्ट मटेरियल एग्जाम्पल चिप्स के लिए क्या होता है? पोटैटोस, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या लगेगा आप लोगों को? डायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो पोटैटो चिप्स के लिए काम करने के लिए आपको कोई लोग लगेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई टोल्ड यू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज योर। ये हम ऑलरेडी फाउंडेशन में भी कर चुके। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नथिंग बट योर प्राइम कॉस्ट। इसका एक और नाम होता है डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ से ऐसे कुछ कुछ क्लिक होगा, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं ही सवाल कर लेती हूँ। एक्सपेंस एंड कॉस्ट में कौन सा टर्म बड़ा है? विच इज अ ब्रॉडर टर्म? वाई? ऐसे ग्रेटर देन साइन लगता है ना, इधर लगेगा या इधर लगेगा? सोच के आंसर दिया 2 मिनट तो भी चलेगा। एक्सपेंस इज ग्रेटर, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक एक्सपेंस इज ग्रेटर? आंसर बाकी के सब कह रहे कॉस्ट इज ग्रेटर। और मैंने पूछा क्यों, तो आंसर देते आएगा नहीं, ऐसे ही देख के लग रहा है। Cost is always greater than expense. Cost is in a broader sense. तुमको broader भी अगर नहीं समझता है, और समरी करके देती हूँ। Cost is basically addition of expenses. सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस जब हम मिलाते तो हमको मिलता है कॉस्ट।
लिखिए क्या, कॉस्ट इज अ ब्रॉडर एक्सपेंस, एक्चुअली कॉस्ट इज एडिशन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पे समझना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस ऐड किए तो हमको क्या मिलता है, कॉस्ट। तो कॉस्ट थोड़ा बड़ा टर्म होता है, कॉस्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या रहते हैं, एक्सपेंसेस। थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन तो ऑब्वियसली कहीं आएगा नहीं, बट आपको पता रहना चाहिए, कॉस्ट पढ़ रहे हो तो यू शुड बी नोइंग कि ऑल छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मिलाया तो हमको क्या मिलता है, कॉस्ट मिलता है। ठीक है, सो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज गोइंग टू गिव यू प्राइम कॉस्ट, और इसका ही दूसरा नाम होता है डायरेक्ट कॉस्ट। सो क्या डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट कॉस्ट अलग अलग आइटम्स है? डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट? नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस इज अ स्मॉलर एक्सपेंस, और उसमें अगर आप अदर डायरेक्ट भी ऐड करेंगे तब जाके क्या मिलेगा, डायरेक्ट कॉस्ट। तो फैक्ट्री में आते वापस डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। इसके बाद कौन सा खर्चा होगा, वो 6 में से ही आंसर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट, क्योंकि अभी हमने उसके 3 बच्चे बनाए ना, प्रोडक्शन है, एडमिन है एंड सेलिंग है, तो कौन सा वाला, वाई प्रोडक्शन। हाँ, बिकॉज प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर हर वो आइटम आता है जो कहाँ पे होता है, ऑल एक्सपेंसेस विच आर हैपनिंग इनसाइड द फैक्ट्री, ऑल एक्सपेंसेस विच आर हैपनिंग इनसाइड द फैक्ट्री। क्या क्या हो सकता है इसके अंदर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ओवरहेड का एग्जाम्पल, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का रेंट, पेज पलटा के मत बोलो जो पहले लिखा हुआ है वो। फैक्ट्री के अंदर जो जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, रेंट का खर्चा होता है, और सिक्योरिटी, मशीनरीज का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मशीनरी का डेप्रीसिएशन, मतलब जो भी फैक्ट्री के अंदर लोकेटेड आइटम है उस पर जो भी खर्चा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसके बाद खर्चा होगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड, करेक्ट है। अब फैक्ट्री ओवरहेड के बाद कौन सा, 2 ही आइटम्स बचे हैं, एडमिन एंड सेलिंग। फैक्ट्री के बाद कौन सा खर्चा होगा, फैक्ट्री के अंदर होता है बाहर होता है, जनरली बाहर, generally it happens in some other place known as your warehouse or your office or your selling place। इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसके अंदर एग्जाम्पल अकाउंटिंग का कॉस्ट, क्योंकि एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी नीड्स अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, इधर का रेंट, इधर का इलेक्ट्रिसिटी, इधर का जो आइटम्स है, मान लो फर्नीचर है, कंप्यूटर्स है, उनका डेप्रिसिएशन। तो फैक्ट्री के बाद कौन सा खर्चा ऐड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। उसके बाद लास्ट खर्चा ये, उसके बाद आपका जो सेल्स रिलेटेड खर्चा होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एग्जाम्पल मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो सामान पहुंचाने के लिए लग रहा है वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और सैंपल्स, याद है, इस पे तो बहुत एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, और सेलिंग एजेंट को जो कमीशन देते वो। चलो इधर तो मैं बस बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। सो बेसिकली दीज आर दी आइटम्स। और इसके बाद कोई खर्चा बचता है क्या, तो अगर आपने ये ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। क्या मिलेगा आप लोगों को, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे कि आपको टोटल सेल्स मिलेंगे, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए, इक्वेशन है टोटल कॉस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट बोल लो, इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स। ये हमने जो देखा
ये आपकी कॉस्ट शीट है. द चैप्टर्स नेम इज कॉस्ट शीट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट. कॉस्ट शीट इज द डैश ऑफ ऑल द कॉस्ट आइटम्स. ब्रेकअप बताया था ना. कॉस्ट शीट के अंदर बेसिकली होता क्या है ना, मान लो आप एक मोबाइल फ़ोन बना रहे हो, मैं सब लिखने के लिए टाइम दूंगी, डोंट वरी. मान लो आप एक मोबाइल फ़ोन बना रहे हो. मोबाइल फ़ोन के लिए वेरिड एक्सपेंसेस होंगे. अभी हमने देखा ना, मटेरियल होगा, लेबर होगा, एक्सपेंसेस होगा, ओवरहेड्स होंगे. यू वांट टू नो द टोटल कॉस्ट. तो आप क्या करेंगे, सारे खर्चों को एक जगह पे लिख कर ऐड करेंगे. लेकिन हाफिज़ार्डली यानी जो भी याद आता है, पहले आपको सेलिंग का खर्चा याद आ गया, आपने वो लिख लिया. फिर आपको फैक्ट्री का रेंट याद आ गया, आपने वो लिख लिया. फिर आपको मटेरियल याद आ गया, आपने वो लिख लिया. फिर आपको फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी याद आया, आपने वो लिख लिया. टोटल कॉस्ट मैच करने ही वाला है दोनों जगह पे. लेकिन कॉस्ट शीट क्या इच्छा रखता है कि आप सिस्टमैटिकली सारे कॉस्ट को लिखो, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि टिल फैक्ट्री आपका कितना खर्चा हुआ है, फिर आफ्टर फैक्ट्री बेचने से पहले कितना खर्चा हुआ है, एंड सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस कितना हुआ है. तो कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच एम्स एट गिविंग यू अ सिस्टमैटिक ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट. ऐसे ही हपजार्डली सारे खर्चे नहीं लिखने, टोटल मैच करने ही वाली है. लेकिन क्या होगा ना, स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं होगा. मान लो तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तुम दोनों की कॉस्ट शीट देखिए तो किसी का आइटम कोई किधर, हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि किसका फैक्ट्री के अंदर कितना खर्चा हो रहा है. ये खुला पड़ा है, ये खुला पड़ा है, ऐसे कई सब खुले पड़े होंगे, तो फिर सबको ऐड करना पड़ेगा. दिस इज नॉट अ राइट वे टू डिनोट योर एक्सपेंसेस. दैट इज वाई वी लर्न अ चैप्टर विच इज नोन एज कॉस्ट शीट. ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है. आपके इंडेक्स का चैप्टर नंबर 2 है, पर मैं इसको चैप्टर नंबर 1 ट्रीट करती हूँ. मतलब आई टीच यू. मॉड्यूल में जाएंगे तो बहुत पीछे कहीं तो मिलेगा रिकन्सिलिएशन इंटीग्रेटेड के साथ. न्यू मॉड्यूल पकड़ लो या ओल्ड मॉड्यूल पकड़ लो. और कॉस्ट शीट नाम से तो कुछ है ही नहीं पहली बात तुम्हारे मॉड्यूल में. कॉस्ट कीपिंग करके कुछ मिलेगा, उसके अंदर 3 चैप्टर डाले हुए हैं. हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम सिस्टमैटिकली जाएंगे. सबसे पहला चैप्टर आपने जो कॉस्ट शीट में पढ़ना चाहिए वो है, कॉस्टिंग में पढ़ना चाहिए वो है कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट इज अ सिंपल टॉपिक. कितने मार्क्स को आता है, सबसे पहला सवाल यही रहेगा तुम्हारा. क्या लगता है, गैस तो कर लो. ऐसे शांत तुम तो सो जाएंगे, ऐसे शांत बैठेंगे तो 500 तक का सो जाएंगे. कितना ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने दो, तो पहले उठ के आयो, आदत नहीं है तो तुम नहीं बात करेंगे, हंसेंगे नहीं, ऐसे चुपचाप रहेंगे तो पीछे के पीछे एक इंसान सोने लगेगा. 5 मार्क 10 मार्क, अरे बाप रे. आठ से 12 मार्क के लिए ये चैप्टर आप लोगों को आता है. हर अटेम्प्ट में आता है क्या, मतलब गैस करने बोल रही हूँ मैं बस. इट इज मैंडेटरी. गुस्सा हो गया, हाँ ना. इट इज मैंडेटरी कि आपके पेपर में 8 से 12 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आता ही आता है. प्रीवियस नोट्स बनाने थे, प्रीवियस नोट्स बनाने जैसा लो लिख लो, कुछ है नहीं नोट्स बनाने. तुमको भी बना, लिख लो लिख लो लिख लो, गुस्सा मत करो. इसलिए गुस्सा थे तो बोल देते लिख रहा है. जूम इन करूं, मुंह खोल के बोलेंगे नहीं, सब टेलीपैथी से एक्सपेक्ट करते. मैं देखो तुम्हारे मुंह, तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है. डन. देखो तुम लेट लेक्चर आएंगे तो तुम्हारे मिस होते जाएंगे. एनीवेज गुड मॉर्निंग. मैं क्या ही करूं. और तुम्हारे ना ग्रुप पे रोज रोज मैसेज नहीं आएगा लेक्चर स्टार्टेड. अब बीच बोल रही मैं, नहीं तो तुम हर लेक्चर का अपडेट एक्सपेक्ट करेंगे. लेक्चर स्टार्टेड दिन में 4 बार लेक्चर स्टार्टेड नहीं आएगा. 1-2 दिन बैठेंगे लेक्चर में, आपको टाइम टेबल भी समझ में आ जाएगा. 8:30 8:35 मैक्स. वैसे तो 8:30 तक हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा. तुमको तुम्हारा टाइम टेबल पता है ना, हाँ बस मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं बार बार. तो वही टाइम टेबल के हिसाब से 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा.
मेरी इच्छा हुई तो मैं 10 मिनट एक्सटेंड कर सकती, नहीं नहीं, मेरा दूसरा लेक्चर है तुम्हारे लेक्चर के बाद इमीडिएट मेरा ग्रुप 2 का लेक्चर है। फॉर अ फ्यू डेज आपको बैकअप मिलेगा, मान लो 1-1.5 दिन के बाद, और इवेंचुअली आपको बैकअप तुरंत मिलेगा। पर मुझे ऐसे लग रहा है कि तुमको तुरंत बैकअप मिलने से तुम मार्च में आ रहे हो तो मैं बैकअप देना बंद करूँगी। इट इज़ माई चॉइस, नो ज़बरदस्ती। और डन। ये वाला फैक्ट्री ये तो ड्रॉ करी तो इम्पॉर्टेंट है, ये हमने कॉस्ट शीट ही बनाई है लेकिन वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल मतलब स्लीपिंग वाली लाइन में। आपका नोटिफिकेशन आ जाता है लेकिन कई बच्चों को नोटिफिकेशन भी नहीं दिखता है, सच्ची। आई मिस्ड यू वेरी मच, आई मिस्ड यू टू। क्या किया पिछले 3-4 दिन? बहुत सोए रहेंगे ना दबा के, सारे नींद के बदले लेंगे। और जब से तुमको पता चला होगा 8:30 का क्लास है, तब से तुमने घर पे सारी सिम्पैथी ली रहेगी। 8:30 बजे उठना है 2 दिन बाद, मेरे को 2 दिन तो उठाओ मत, लेट मी स्लीप। Yes, you may continue बेटा। अच्छा, हम एग्जाम कब दे रहे? तो हमारे सिलेबस जून से पहले होगा क्या? ठीक है, किसी एक का सवाल था इसलिए मैं पूछ रही थी। नो प्रॉब्लम। फिर दोस्त किया ना, नया जूम किया हुआ है। नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है? नोटबुक में हमको जनरली सॉल्व करना है और जो मैं बीच बीच से लिखा रही हूँ वो लिखना है बस। ग्रुप 2 भी आज से स्टार्ट है? नहीं, ग्रुप 2 पिछले मंडे से स्टार्ट है, टाइम हो गया ग्रुप 2 चालू के। डर लग रहा है? अरे बाप रे, सुबह सुबह 9 बजे तुम बोलोगे डर लग रहा है जब मैंने सिखाया ही नहीं अब तक कुछ। कैसे चलेगा? चलो डन, लिख के हो गया सब? इधर हो गया? So we were coming to your chapter which is known as cost sheet. cost sheet 8 से 12 मार्क के लिए मैंडेटरी है, आपके हर एग्जाम में आता है। और एक बात सुनो, इसमें एक और मैं आपको ट्विस्ट भी देती हूँ। कई बार कॉस्ट शीट अकेला आता है, कई बार कॉस्ट शीट किसी के साथ आता है। दूसरे चैप्टर का नाम है रिकंसिलिएशन, हमारे इंडेक्स में लास्ट या सेकेंड लास्ट आपको मिलेगा। तो कई बार कॉस्ट शीट पे एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है 8-10 मार्क का, कई बार रिकंसिलिएशन के साथ आता है, मार्क्स नहीं बढ़ते, 8 से 12 मार्क का ही आता है, इसलिए पेपर लेंदी हो जाता है। 2 चैप्टर मिक्स करके एक ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया और वो भी 12 मार्क, जो पूछना चाहिए था 16 मार्क के लिए। टाइम ज़्यादा लगता है ना, भी मिक्स चैप्टर है तो, लेकिन कॉस्ट शीट आता ही आता है। कॉस्ट शीट के बारे में बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। हर ब्लॉक आपके लिए क्या बनेगा? कॉन्सेप्ट बनेगा। क्वेश्चन तो है ही, लेकिन हर ब्लॉक एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा आपके लिए, सो दैट विल बी एबल टू सॉल्व द सम्स स्मूथली। अटेंडेंस का क्या सीन होगा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए? बेटा आप कितनी बार क्लास में आ रहे हो, कितनी बार जा रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, सब रिपोर्ट रहता है। तो तुम्हारा अलग से हमको अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एवरी टाइम यू कम यू गो, यू कम यू गो, यू कम यू गो, सब रहता है उसमें। सो बी वेयर। दिस चैप्टर इज अ फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर, इसको हम बोलते हैं वन फॉर्मेट चैप्टर। फाउंडेशन याद है क्या? नहीं बोल सकते हो अगर नहीं याद है तो, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा लगा सुन के। मैं चाहती भी नहीं हूँ फाउंडेशन याद रहे, क्योंकि मैंने आपको तब भी बोला था बस हर एक चीज़ की हेडिंग दे के छोड़ दिया है। जो आपकी एक एक चैप्टर है तो उसमें कॉन्सेप्ट अंदर जाता नहीं है। ये आपका कॉस्ट शीट का कुछ फॉर्मेट होता है। मैंने आपको अभी सिखाया था प्राइम कॉस्ट, याद है क्या? अभी उसके बाद हमने कुछ फैक्ट्री ओवरहेड देखा था, याद आ रहा है? फिर हमने कुछ एडमिन ओवरहेड देखा था,
फिर हमने कुछ सेलिंग ओवरहेड देखा था, फिर हमने टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स, ये सब के बीच में बस थोड़े थोड़े आइटम्स हैं। और ऐसे दिखती है आपकी कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, यू कैन नॉट चेंज द फॉर्मेट। आपकी इच्छा हो रही कि लेबर पहले लिखना है, मटेरियल बाद में लिखना है, नहीं लिख सकते। आपकी कुछ ही इच्छा होने तो कि आपको क्या पहले लिखना है या क्या बाद में लिखना है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फिक्स्ड है, जो स्टार्टिंग आइटम इधर है वही स्टार्टिंग आइटम तुम्हारे आंसर में रहना चाहिए, नहीं तो क्या, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते। यू वोंट गेट एनी मार्क्स, क्योंकि कॉस्ट शीट इज़ अ फॉर्मेट। कॉस्ट शीट एक स्टैंडर्डाइज कॉस्टिंग ने बनाया हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बनाया हुआ फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट ही आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आपके लिए इनपुट बनेगा, वो क्वेश्चन से आपको फिगर्स उठा के कहाँ पे डालने हैं, आपके फॉर्मेट में डालने, आंसर आ जाएगा। बस इतना सिंपल टॉपिक है ये। अरे तुम हंस देते हो यार, मैं इतना सीरियस हो रही थी। दिस चैप्टर इज ऑल्सो नोन एज सिंगल कॉस्टिंग, उसका दूसरा नाम है ये सिंगल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग। मैंने आपको बोला है बिल्डिंग ब्लॉक में आया हुआ एवरी सेंटेंस कैन बी योर आंसर। तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स भी है, फिल इन द ब्लैंक नहीं है, मैच द फॉलोइंग है, ट्रू और फॉल्स है, और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स ABCD टिक करना है जो आपने पूरा फाउंडेशन किया है, तो वो 10 मार्क के लिए आपको है। तो उधर इनमें से कुछ भी आ सकता है, पूरी बिल्डिंग ब्लॉक में से कुछ भी आ सकता है। तो आप जब भी पढ़ेंगे, आपका काम है पहले बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ना, फिर उसके सम पे जाना। सो ये चैप्टर के और 3 नाम है, क्या क्या नाम है, सिंगल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग एंड आउटपुट कॉस्टिंग। कौन से चैप्टर पे हम, कॉस्ट शीट, ठीक है। बेसिकली हर ऑल द कॉस्ट आर इनकर्ड इनटू वेरियस कैटेगरीज। हर खर्चे अलग अलग कैटेगरी में होते हैं ना, कुछ खर्चा मटेरियल होता है, कुछ खर्चा लेबर होता है, राइट। जैसे मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तुमको खुद ही आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जांपल। मान लो तुमने मटेरियल पे खर्चा किया है 1000 रुपीज़ का, आपने लेबर पे खर्चा किया है 500 का, आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे खर्चा किया है 1200 का, और आपने अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड हो सकता है, कुछ ही हो सकता है, ठीक है, किया हुआ है 300 रुपये का। आपने टोटल यूनिट्स बनाए 100, मुझे आप निकाल के देंगे कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेटर्स अलाउड है, फाउंडेशन तक अलाउड थे तो अभी भी आएंगे ना। 30 आ रहा है पक्का। कैसे किया, कॉस्ट पर यूनिट निकालना ही अपना काम होता है ये चैप्टर के अंदर। तो इसको आपको सारे टोटल कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो क्या क्या ऐड कर लिया आपने, डायरेक्ट मटेरियल 1000 रुपीज़ प्लस डायरेक्ट लेबर 500 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 1200 प्लस अदर एक्सपेंस 300। तो बेसिकली आपने टोटल कॉस्ट लिया डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। कितना है टोटल कॉस्ट, कितने यूनिट्स है, 3000 डिवाइडेड बाय 100, रुपीज़ 30 पर यूनिट। ये समझ में आया। हमको यही करना है। हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट के अंदर टोटल कॉस्ट लेंगे, टोटल यूनिट्स लेंगे, पर यूनिट से डिवाइड कर, टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आया। लिखना है, लिखो। डन। ब्रेकफास्ट करके आए क्या? मैं इन जनरल पूछ रही हूँ तुम लोग को, बस कियो नहीं कियो। सुबह सुबह खाना मुझे तो जाता ही नहीं है। चाय पी के आए हो क्या? मैंडेट उसके बाद आंखें नहीं खुलेगी तुम्हारी, नहीं। मज़ा आ रहा है, ओके। नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग इन द मॉर्निंग। चाय वाय तो बिल्कुल नहीं, चाय तो पीती नहीं मैं।
डन. कॉफ़ी भी नहीं, इतनी सुबह नहीं, इतनी सुबह कुछ नहीं. आई कैन नॉट हैव दैट आफ्टर योर लेक्चर, आफ्टर योर एंड वन मोर लेक्चर. ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला. कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स. बेसिक फॉर्मूला है, लर्न करने वाली बात है क्या? पर फॉर्मूला है क्या एक? हाँ, फॉर्मूला तो है लेकिन खुद ही क्लिक होने वाली बात है ये. दिस टेक्निक मतलब कॉस्ट शीट इज अडॉप्टेड बाय दोज इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर लेकिन आइडेंटिकल यूनिट्स ऑन अ लार्ज स्केल. कॉस्ट शीट किस किस को लग सकता है? जो एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं. आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो और आप एक ए यूनिट भी बनाते हो, बी भी बनाते हो, सी भी बनाते हो, तो इनकी एक कंबाइंड कॉस्ट शीट बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है. क्यों? सबके मटेरियल कॉस्ट अलग रहेंगे, सबके लेबर कॉस्ट अलग रहेंगे, सबके ओवरहेड्स अलग रहेंगे. तो अगर आप आइडेंटिकल यूनिट्स बनाते हैं, क्या करते हैं आप? आइडेंटिकल यानी सेम यूनिट बनाते हैं, तो कॉस्ट शीट बनाना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है. इधर आएंगे. ऑब्जेक्टिव हम क्यों करते हैं कॉस्ट शीट? और बस 5 मिनट थ्योरी है, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा. क्यों करते हैं हम लोग कॉस्ट शीट? कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए. अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट पता चलेगा तभी जाके आप क्या निकाल पाओगे? आपका सेलिंग प्राइस मार्जिन ऐड करके. कॉस्ट शीट इंपॉर्टेंट है. अब ये वाला पार्ट इज अ स्टेटमेंट विच शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट. यही वो जो चार्ट है हम बना रहे थे. टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, कुछ होते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट. तुमको खुद ही देने आ जाएगा. टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन आएंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड. इनडायरेक्ट में कौन कौन आएंगे? कौन कौन? प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड. समझ में आया? पक्का? ये वही खर्च है. डायरेक्ट में मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, अदर आएगा. इनडायरेक्ट में मटेरियल आएगा, लेबर आएगा और अदर आएगा. डेफिनेशन यहाँ देखेंगे. ये आपके काम का नहीं, हाँ ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की. डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इन कॉस्टिंग. मैंने आपको बोला था कॉस्टिंग इज अ प्लैनेट सेपरेट फ्रॉम योर अदर, लाइक अकाउंट्स का प्लैनेट. यू कैन नॉट मिक्स अप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इन कॉस्टिंग. आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा ही होगा. डायरेक्ट कॉस्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है. डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ा होगा. कॉस्टिंग में आके कॉस्ट बोलते हैं उसको. तो वो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है उनका कोई संबंध नहीं है. वी शैल इग्नोर ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग वाइल डूइंग कॉस्टिंग. इंपॉर्टेंट इसे रेड में और मैंने लिख के दिया है इसको बाकायदा कि आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स इग्नोर करने पड़ेंगे. बेसिकली अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट शीट, तो आप ऊपर के कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं. तो कॉमन सेंस उसमें ये पॉइंट नहीं लिखा जाएगा, ये मैंने तुम्हारे पर्पस के लिए दिया है. ठीक है? आपका ऐसे हर बिल्डिंग ब्लॉक एक क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा, लेकिन थोड़े मॉडिफिकेशन एज एंड व्हेन नेसेसरी हम कर लेंगे. याद है हमने एक चार्ट बनाया था. ये पहले हम पूछेंगे मटेरियल है क्या, तो बोलेगी हाँ. फिर हम पूछेंगे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. डायरेक्ट है तो उसको हम क्या बोल देंगे? डायरेक्ट मटेरियल. नहीं बोली तो क्या पूछेंगे हम? लेबर है क्या. फिर वो हाँ बोलेगी या ना बोलेगी. हाँ बोली तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. और नहीं बोली तो फिर एक्सपेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. अभी मुझे लगता है हम सीधा सीधा आएंगे हमारे कॉस्ट शीट पे. फिर मैं आपको ऊपर का भी पढ़ाऊंगी, हम पढ़ चुके वो हिंदी में. ये आपके कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है. सबसे पहले क्या लिखना चाहिए आपने? डायरेक्ट मटेरियल लिखना चाहिए ना. लेकिन अगर आप फैक्ट्री इमेजिन करेंगे तो कितने टाइप के यूनिट्स होते हैं देखो. एक होता है रॉ मटेरियल, मतलब कवला माल जो आप मार्केट से लाएंगे ताज़ा.
रॉ मटेरियल को आप कोशिश करेंगे किसमें कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश्ड गुड्स में। जो लिखा है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं पता है तो। रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी प्रोडक्शन करते हैं ना, किस में कन्वर्ट करना है आपको, फिनिश्ड गुड्स में। लेकिन ऐसे हो सकता है कि ईयर एंड हो गया है और आपने जितना रॉ मटेरियल लाया था सब कन्वर्ट नहीं हुआ है फिनिश्ड गुड्स में, यानी ये आधा आधा काम हुआ है इस पे। तो जिस पे आधा आधा काम हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। तुम सब अभी वर्क इन प्रोग्रेस में हो, है ना। तुम फाउंडेशन तो क्लियर हो गए हो, कवले नहीं हो अभी, लेकिन तुम फिनिश गुड्स भी सेलेबल हुए हो क्या अभी, नहीं। सेलेबल मतलब मार्केट में जाना, जॉब लगना, मैं वैसे कह रही हूँ। सो हमारे पास कॉस्टिंग के अंदर बेसिकली इन दिस चैप्टर एंड इन एवरी चैप्टर यू विल हैव 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। कितने यूनिट्स रहेंगे हमारे पास, 3। पहले वाले को क्या बोलेंगे हम, रॉ मटेरियल, दूसरा वाला वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा वाला फिनिश गुड्स। एक और बार बोलेंगे, हाँ ये सिर्फ तुमको उठाने के लिए था। अब देखो रॉ मटेरियल भी 2 टाइप के रहते हैं, गैसेस एक होगा ओपनिंग रॉ मटेरियल, जो पिछले साल लाया था लेकिन यूज नहीं हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल। जो इस साल लाया और यूज नहीं हुआ, ओपनिंग क्लोजिंग तो समझते हो ना, वही सेम जो अकाउंट्स में होता है तो वही यहाँ पे होगा। जो पिछले साल का रखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग। जो इस साल लाया लेकिन यूज नहीं हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या होगा, ये आपकी टाइमलाइन है, मस्त काम चल रहा था। मान लो ये आ गया 31 दिसंबर। 31 दिसंबर में हम क्या करते हैं, पार्टी। एग्जैक्टली यहाँ सब काम कर रहे थे और देखा 31 दिसंबर आया, शट, काम खत्म। और यहाँ पे पार्टी के बाद 1 जैन चालू हो रहा है। 1 जैन को हम काम पे जा सकते क्या, नहीं, पार्टी की है पिछले दिन। 2 जैन को हम जा सकते क्या, हाँ ठीक है। अभी आपका यहाँ पे मान लो क्या स्टार्ट हो रहा है, न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है। अब ये अकाउंटिंग ईयर में आपको देखना पड़ेगा ना कि ऐसा कोई सामान है क्या जो वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा था जिस पे काम खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे काम रोक दिया ना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ क्या, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उस साल के लिए, इस साल के लिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग ही है ना ये, अगले साल के लिए यही क्लोजिंग क्या बन जाएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस समझ में आया क्या होता है। और लास्ट में एक होता है फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स मतलब क्या होंगे, जो बन के रेडी थे लेकिन बिके ही नहीं। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक। और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज पिछले साल का क्लोजिंग। समझ में आया। रॉ मटेरियल किस स्टेज पे कॉस्ट शीट में एंटर करना चाहिए, मैंने आपको तीनों स्टेजेस दिखा दिए। एक फैक्ट्री के अंदर हो रहा था, याद है, सारा डायरेक्ट प्लस फैक्ट्री, फिर एक एडमिन था और फिर एक सेल्स था। रॉ मटेरियल ने कहाँ एंटर करना चाहिए, प्रोडक्शन डायरेक्ट मटेरियल के साथ। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। तो आपकी कॉस्ट शीट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सब पहले तो ये फॉर्मेट बनाओ और लिखना चालू करो। कॉस्ट शीट फॉर्मेट लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे, पर यूनिट भी लिखेंगे, तीनों कॉलम प्लस ये पर्टिकुलर्स का कॉलम। ऐसे मस्त सी कॉस्ट शीट बनाओ। जनरली मैं कॉस्टिंग के अंदर स्केल अलाउ नहीं करती हूँ, आज पहला दिन है, कर लो। स्केल क्यों अलाउ नहीं करते, क्योंकि तुम लाइन मारने में बहुत टाइम लगाते हो, बहुत मतलब बहुत। इट मेक्स नो सेंस, कुछ होने तो वाला है नहीं। सच सीधी बिना स्केल के लाइन खींचने की। आता है बिना स्केल के लाइन मारने के लिए, नहीं आता है। तुमने स्कूल में वो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट नहीं दिए क्या, तुम्हारे स्कूल में ऐसी एग्जाम होती थी ड्राइंग की, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट, उसके अंदर नहीं ऐसे
बिना स्किल की लाइन मारनी होती थी। कंपलसरी नहीं होता था, मैंडेटरी था, ये सॉरी वॉलंटरी था। लेकिन वहाँ हर किसी को बी तो मिल ही जाता था, मुझे लगता था। स्कूल में इतनी हाइप थी ड्राइंग की, एक्सक्लूसिव एग्जाम, पता चला सबको भी है। उसकी एग्जाम देने गए हो क्या कहीं पे? फिर देखा कितने लोग ऐसे रहते हैं, कहाँ कहाँ बैठ के ड्रॉ करते हैं तारे ज़मीन पे। वेरी गुड। लाइव स्ट्रीमिंग, एक तो तुम आंसर सही दे रहे हो, मैं ऐसे बीच बीच में ही बात करूँगी, कॉन्टिन्यूस इनसे भी बात नहीं कर रही मैं। इतने दिनों में घूम के आ गए क्या? जहाँ जहाँ जाना था, अंशी अंकल के घर पे, रिलेटिव्स के घर पे नहीं गई तो क्या किए सोने के अलावा? वेब सीरीज कौन सी देखी? बताने लायक हो तो ही बताना, क्योंकि तुम बोलोगे मैं यहाँ जोर से बोल दूँगी सब सुन लेंगे। नहीं। कौन सी देखी? ग्लास अच्छी है। देन आई विल वॉच। मैं अभी तक मैंने लास्ट वेडनेसडे ही देखी है, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। कौन सी? हाँ क्या? आई विल वॉच दैट ऑल्सो। मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए यूट्यूब वाले। ओके। वेब सीरीज पूछ रही थी मैं, पर ठीक है, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉलेज के एग्जाम थे। बीकॉम हुए क्या? मिस मत बोलो, मैम बोलो प्लीज, मुझे मिस सुन के स्कूल वाली फीलिंग आती है। नहीं, हाँ यू राइट मैम, नॉट मिस। बीकॉम एग्जाम नहीं खत्म हुए? कितने पेपर? 2 पेपर बाकी है। कौन से ईयर में चल रहे हो तुम? फर्स्ट ईयर के 2 पेपर बाकी है? नहीं है, सबके ही बाकी है। पोस्टपोन हो गए थे। oh my God, ये भी पोस्टपोन होते हैं। वेडनेसडे मैंने देख लिया, द लास्ट ऑफ अस, ये नहीं देखी है। इंग्लिश वाली में देखती, इंग्लिश वाली। वर्क इन प्रोग्रेस वो सामान होता है सिद्धार्थ जो इस साल बन गया था, बन ही रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस साल का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो ना फिनिश गुड्स है अभी, ना रॉ मटेरियल है। मान लो आलू है, आलू कट हो गए, फ्राई हो गई, लेकिन उन पे मसाला ही नहीं लगा, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। दे आर नॉट फिनिश गुड्स येट। अच्छा, तुम फेस टू फेस एडमिशन लियो क्या? फेस टू फेस में जगह फुल है। लियो तो ठीक है, अभी बंद किए रहेंगे मैंने। तुम लोग को नीचे की क्लास में जाने की इच्छा है? नहीं। तो हाँ, इसलिए हमने भी वही सोचा है कि वी हैव शट विद दी फेस टू फेस एडमिशन, मुश्किल से और 1-2, उसके बाद नहीं ले रहे, वो ऑलरेडी लाइंड अप है। कहाँ बिठाएंगे ना, देखो ना, हो गया पैक। उसमें भी तुम में से 4-5 लोग मुझे छुट्टी पे दिख रहे हैं, जागते जागते आएंगे। और देखो, तुम बताए जितने भी एडमिशन रहते हैं उसमें से 10 लोग हमेशा छुट्टी पे होते हैं ऑन एन एवरेज, एवरी टाइम। कल से लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी। वेरी गुड। तुम भी फेस टू फेस। ओके, चलो बना दिया सबने? फॉर्मेट लिखना मत चालू करो, बनाया कि खाली ब्लैंक फॉर्मेट। ऐसे कॉपी नहीं करने का जब नहीं पता है स्क्रीन पे क्या लिखा है, तो ऐसे करेंगे कैसे चलेगा? हद दे। देखिए, मैंने कुछ बुक्स में तुमने लिखना भी चालू कर दिया। एक रूल बनाने का कॉस्टिंग में, जब तक दिमाग में नहीं जाता लिखने का नहीं, अनटिल एंड अनलेस आई से कि लिखो तो लिखो, नहीं तो जब तक यू डोंट अंडरस्टैंड यू डोंट राइट, नहीं तो ऐसे तो पूरा कॉस्टिंग जाएगा हवे में। सबसे पहला आइटम होता है आपके लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो कवला सामान है जिस पे हम काम करने वाले हैं। आपने एक इक्वेशन देखी है अकाउंट्स में, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस इज इक्वल टू, अकाउंट्स में कॉस्टिंग में मत आओ। अकाउंट्स में क्या कंजम्पशन होता है? सेल्स, राइट। कंजम्पशन तो मैंने कॉस्टिंग में फाउंडेशन सिखाया था।
अकाउंट में भी कंजम्पशन है तुमको? अच्छा, तो हो गया है कौन सा, वेरी गुड। देखो इस टाइप की इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो अभी समझाती हूँ। एक होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मान लो आप इस बारी 1000 kg ऑफ आलू लेकर आए, 1000 kg ऑफ आलू लेकर आए, ठीक है। प्लस सॉरी, ये ऑलरेडी आपके पास रखा हुआ था, इस बार आप एक्स्ट्रा लेके आए हो 3000 kgs। तो साल का स्टार्ट हुआ है, आपने रखा हुआ देखा आपके पास कितना रखा हुआ है, 1000 kg रखा हुआ है। उसके अलावा तुम कितना लेकर आए, 3000 kg और लेके आए। फिर ईयर एंड में आपने देखा कि 500 kg रखा हुआ है, तो आपने यूज कितना किया साल में? लॉजिकल है ना ये? कितना यूज किया? 1000 रखा हुआ था और 3 लेकर आए, तो टोटल कितने थे आपके पास? 4000। अब कितना बचा हुआ है? 500। तो कितना यूज किया आपने? 3500 kg। इसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। समझ में आया? सेम टर्म्स चलता है सेल्स के लिए भी। देखो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल। ये जनरली आपने अकाउंट्स में सुना रहेगा, हमको लेकिन कंजम्पशन पे काम करना होता है। सेम चीज चलती है वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, सेम इक्वेशन चलता है फिनिश गुड्स के लिए। जब आएंगे हम उस पर सिखाती हूँ, लेकिन ये इक्वेशन जो है ना आपके कई चैप्टर में आती है चुपचाप से, और तुमको रियलाइज ही नहीं होता है निकालना कैसे। अगर कंजम्पशन दे दिया, ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, तो परचेज निकाल सकते हैं क्या? मतलब ये चारों आइटम में से कोई भी अगर एक आइटम एब्सेंट है तो निकाल सकते हैं पक्का। अच्छा, कॉस्ट शीट जहाँ पे लिखा है ना उसकी ऊपर वाली लाइन मार्जिन में, मार्जिन समझते हो? ऐसा पेज है, ऐसी लाइन होती है ना तुम्हारी बुक में, तो तुमने यहाँ पे लिखा होगा, तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखेगी ऐसे बुक के माथे पे, सर पे ऊपर एकदम। उसका रीजन ये है कि तुम ये इक्वेशन भूलने वाले हो और फिर मैं तुमको बोलूंगी देखो कहाँ लिखा है ये। किसी बुक की बुक है जिसमें मार्जिन ही नहीं है तो अपनी बुक बदलो। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिर तुम लोगों को बहुत फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे। कॉस्टिंग के हर एक सब में 1 से 2 बार आपको फॉर्मेट बनाना पड़ता है। प्रोसेस कॉस्टिंग देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। तुम्हारा अटेंडेंस हुआ है क्या? पेपर लेना। हाँ नहीं, कमिंग बैक टू योर कॉस्ट शीट, पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल गिव यू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या होता है ये? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कॉस्ट शीट में लिखना स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग लिख दिया होगा ऑलरेडी तुमने फॉर्मेट देख के, तब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो लोग नहीं लिख रहे मुझे दिख रहा है कि तुम सब ने कॉपी कर लिया था। प्लस वेरी बैड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल गिव यू DMC बोलती हूँ मैं इसको, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन। तुम पूरा लिखो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन। डन, चले आगे। अच्छा, परचेज करते टाइम कुछ खर्चे होंगे, कैसे?
फ्रेट का खर्चा होगा, कैरेज का खर्चा होगा, बराबर है क्या? ये खर्चों को परचेस में ऐड करने का है. दीज एक्सपेंसेस आर टू बी एडेड इन योर परचेसेस इंक्लूडिंग, हिंदी में लिखा है देखो तुम्हारे लिए, कैरेज से लेके फैक्ट्री तक ऑल एक्सपेंसेस. कैरेज जब वहाँ से सामान निकल रहा है वहाँ से लेके जब तक तुम्हारे पास नहीं आता है, जितना भी खर्चा होता है उस सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इन परचेसेस. मैंने बिल्डिंग ब्लॉक में कई चीज़ हिंदी में भी बीच बीच में लिख के दी है, ईजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए. डन. सो आपकी कॉस्ट शीट में ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग विल गिव यू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन. डायरेक्ट मटेरियल के बाद हम क्या ऐड करते थे? अगला आइटम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट. चार्जेबल अभी तुमको पता है कि क्या है? डायरेक्ट मटेरियल मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया था? प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है चार्जेबल एक्सपेंसेस. इस चैप्टर के अंदर कई चीज़ें जिसके मल्टीपल 3-4 नाम हैं और क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, तो इसलिए आपको सारे नाम पता रहने चाहिए. तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना चालू करेंगे, ऊपर तक लिखा ना डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन तक. फिर हम क्या ऐड करेंगे? अगला आइटम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. अगला आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट. यहां तक सब क्लियर है? तुम्हारा वैलेंटाइंस वीक कैसे जा रहा है? बकवास किसका था ये बकवास जिसने कहा? बहुत दर्द में है. डेज चल रहे हैं ना, तुम्हारा हफ्ता चल रहा है. आज कौन सा है क्या पता तो बोल, मेरे सामने तो इनोसेंट मत आया कर प्लीज. आई डोंट ट्रस्ट यू अ बिट. तुम ऐसे लोग हो जो 10 लोग को बेचते रहेंगे हैप्पी चॉकलेट डे. आज कौन सा है? कल था चॉकलेट, आई नो. टेडी डे. कितनी आपस में बातें चालू होगी, नहीं देखा? और बोलते कुछ नहीं चल रहा है. लाइव स्ट्रीमिंग हद है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम. चलो क्या क्या लिखा हमने? डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन में क्या ऐड किया आप लोगों ने? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इसका दूसरा नाम है चार्जेबल एक्सपेंसेस. क्या मिलेगा हम लोगों को? प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट. यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ पे अपने बाजू में कौन सा कॉलम है? टोटल का. उसके बाजू में कौन सा कॉलम है? यूनिट्स का. मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 500. ये रुपीज़ है या वैल्यू? रुपीज़ है या केजीज है? रुपीज़ है. कॉस्ट शीट में जो भी आइटम आ रहा है इस कॉलम में वो क्या रहेगा? रुपीज़. इसमें मैंने परचेसेस ऐड किया 1500 का, क्लोजिंग स्टॉक के 200 का. तो आप लोगों का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितने का आ गया? 1500 प्लस 500 माइनस 200. नहीं, गधे जैसे 2200 कैसे बोले तुम? कौन से नींद में हो? माइनस है नहीं यार ये. नींद आ रही है क्या? देखो आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 500. परचेसेस कितना है? 1500. तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते ना. कॉस्ट शीट के सर पे जो इक्वेशन लिखी है पढ़ो, इसलिए सर पे लिखाई हो, मुझे पता है तुम ये करोगे.
तो 200 को क्या करेंगे हम माइनस, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितने का आएगा? वेरी गुड, लाइव स्ट्रीमिंग देखो तुमको 1800 आता है, ये 2200 बोलते हैं, क्या ही बोलो इनको। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ऑफ 500 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज फॉर ₹100। प्राइम कॉस्ट कितना होगा? इसमें ऐड होगा या माइनस होगा? ऐड होगा। कितना होगा ये? 2000, राइट? लिख रहे हो? मत लिखो, लिखना है ना यार, ऑब्वियस है, मैं क्यों लिख रही हूँ, तुमको समझ में आएगा फिगर्स के साथ, इसलिए मैं सुबह का लेक्चर नहीं लूँगी। देखो मैं बस 2 ऑप्शन, आपको सच बताऊँ, सर ने मुझे कल भी बोला यू हैव 2 ऑप्शंस, वो मेरे लिए बोल रहे थे, तुम्हारे लिए नहीं। तो हम लोग को क्लास से जाने के लिए काफ़ी लेट होता है, तो घर जाओ बहुत 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 लेट होता है सोने के लिए, तो वो सेइंग में शुड यू हैव 2 ऑप्शन दे। तो सुबह 8:30 का ना लेते हुए सर के टैक्स के बाद कॉस्टिंग ने अराउंड 5:30, फिर मैंने सोचा मैं 5:30 स्टार्ट करूँगी तो मेरा 6:37 तक होगा, फिर तुम घर कब जाओगे, तुम पढ़ोगे कब, फिर तुमको जून एग्ज़ाम भी देनी है, फिर तुम्हारा मोटिवेशन कम हो जाएगा, इसलिए मैं तुमको सुबह बुलाई हूँ। और अगर तुम ऐसी हरकतें करेंगे तो मैंने शाम का क्लास लेना है। हाँ तो जरा जागे रहो प्लीज़। कौन सा वाला? ये अरे तुम बहुत बुरा सोचते हो, ऐसे वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, प्रपोज डे आके क्या वो वाला? ये गंदे लोग, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाय चलो अभी यूनिट्स पे आते हैं। यूनिट्स पे आप पता है मेरे को, मैं कट द क्रैप, आप मेरे को क्या बताएंगे अभी? कैलकुलेट करके देंगे प्राइम कॉस्ट पर यूनिट, आप निकाल के देंगे, ठीक है? अभी निकालने मत जाओ, यूनिट तो बता रहे दो कितने हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के यूनिट्स थे आपके 100, आपने इस साल परचेज कर लिए और 500 यूनिट, आपका क्लोजिंग स्टॉक है 50 यूनिट का। चलो मुझे को प्राइम कॉस्ट पर यूनिट बताया, मैंने क्या मांगा तुमसे? प्राइम को दिखाइए, क्या मांगा मैंने? जो जो आंसर आ रहा है बता जाओ। 4.36। एनीवन एल्स विद एनी अदर आंसर? मेजॉरिटी विंस मत करो, दूसरे आंसर आ रहे तो बोलो। इधर और कोई आंसर? 4 पॉइंट और कोई आंसर? 4.36। हम राम भक्त हैं मैम। अच्छा क्या करूं? मैंने चुपचाप से इसलिए छुपाया था, ठीक है। किस किस को आ गया 4.36? शो मी योर हैंड्स। बाकी के लोग क्या कर रहे? गर्ल्स नाम खराब करे लड़कियों का यहाँ, ठीक है। गाइस बता दो, मैं यहाँ अभी भी ट्राई कर रहे हो? ठीक है मैं बता देती हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बोला मैंने? 100। मान लो केजीज चल रहा है। परचेसेस 500 केजी एंड क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है केजीज में? माइनस किया या प्लस कर दिया अभी? पक्का? 500 प्लस 100 600 माइनस 50, तो 550 केजी आपने कंज्यूम किया है ना। ये 550 केजी कंज्यूम करने के लिए कितने का खर्चा हुआ है? 2400। सो 2400 का खर्चा हुआ है कितने केजीज के लिए? 550। समझ में आया? सो 2400 डिवाइडेड बाय 550 कितना आ रहा है? ये 4.36 रुपीज पर केजी। समझ में आया यहाँ तक? श्योर? तो ये यूनिट्स का कॉलम है, यहाँ पे वही यूनिट लिखे जाएंगे। ओपनिंग 100, परचेज 500, क्लोजिंग 50। तो कितना बन गया आपका ये? 550। डायरेक्ट लेबर के लिए कोई अलग से केजी रहते हैं क्या? यही केजी पे डायरेक्ट लेबर काम कर रहा है ना, तो इनके कोई अलग से आपको केजीज मिलेंगे क्या? ये बात समझी क्या? ये जो आपका डायरेक्ट लेबर है ना, ये कौन से केजीज पे काम कर रहा है? जो ऊपर आप मटेरियल लेके आए, तो इनके लिए अलग से 550
लिखो मत, नहीं तो तुम 550 ऐड कर लेंगे, राइट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यही 550 के लिए हो रहा है, तो हमने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया 550। अगला कॉलम क्या था देखो आपका, पर यूनिट। अभी अपन ने निकाला ना पर यूनिट कितना आया, 4.36। यहां तक समझ में आया। लाइव स्ट्रीमिंग क्या किया मैंने आपको समझा। एक तो अपन ने टोटल कॉस्ट निकाली, रिपीट कर रही हूँ, 500 प्लस 1500 माइनस 200, डायरेक्ट मटेरियल 1800 का आया। इसमें डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए तो टोटल कॉस्ट कितने का आया, 2400। ये तो वही यूनिट्स की इक्वेशन है जो अभी अपन ने ऊपर लिखी थी। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग विल गिव यू हाउ मच, 550 kg ऑफ कंजम्पशन। मतलब ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, वही कर रहे हैं अपन। टोटल कॉस्ट 2400 का, टोटल यूनिट्स कितना हुआ 550, तो एक यूनिट के पीछे कितने का खर्चा हुआ है 4.36। यहाँ तक क्लियर है। कॉस्ट शीट का 1/4 पार्ट था ये, समझा, राइट। कॉस्ट शीट समझने में ही हमको एक लेक्चर जाएगा, कल का भी जाएगा थोड़ा, ओके। प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, ये आपको पता नहीं है, गुरु मत। इसके अंदर हम ऐड करते हैं आपका प्रोडक्शन ओवरहेड। मैंने बोला था ना फैक्ट्री का सारा खर्चा ऐड करना है। प्रोडक्शन ओवरहेड का दूसरा नाम फैक्ट्री ओवरहेड, तीसरा नाम वर्क्स ओवरहेड और चौथा नाम, चारों में से कोई भी आपके क्वेश्चन में रह सकता है, इसलिए पता रहना चाहिए, बट ऐसे लर्न करने वाली बात नहीं है। फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग तो क्लिकेबल है, मतलब समझ में आ जाएगा। और वर्क का मतलब ही इन कॉस्टिंग इज फैक्ट्री, तो फैक्ट्री कॉस्ट इज सेम एज वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड इज सेम एज वर्क्स ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे हम, वर्क्स ओवरहेड। ओम, आर यू क्लियर नाउ? लिखा क्या? अच्छा, अब बात समझेंगे। जैसे अपन ने ऊपर रॉ मटेरियल की एडजस्टमेंट दी ना, ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग माइनस किया, ठीक है। अब आपके वर्क इन प्रोग्रेस भी कुछ रहेंगे। ये वर्क इन प्रोग्रेस में काम कहाँ पे चलता होगा, फैक्ट्री में या फैक्ट्री के बाहर? तो इसकी एडजस्टमेंट यही फैक्ट्री में होनी चाहिए। आपको वो अपना याद है ना, फैक्ट्री था, इसमें सब डायरेक्ट था, फिर हमने फैक्ट्री भी ऐड किया था, फिर इसके बाद हम सीधा कहाँ जा रहे थे, तो फैक्ट्री का सारा हिस्सा फैक्ट्री में खत्म होना चाहिए या नहीं? तो आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी तो पार्ट ऑफ फैक्ट्री है, क्योंकि जब तक ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता इसके बाहर जा सकता क्या? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सेम एडजस्टमेंट अपन क्या कर रहे थे, ओपनिंग को ऐड करते और क्लोजिंग को क्या करते, माइनस करते। ऑलरेडी अपना जो परचेसेस है वो रहता ही है, बस सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया मैंने। सो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग क्या मिल जाता, कंजम्पशन। सेम टर्म्स में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को आप क्या करेंगे, ऐड, क्लोजिंग को क्या करेंगे, माइनस। तो फैक्ट्री में जितना भी खर्चा हुआ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिपीट कर रही हूँ, देखो प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते, फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, चार नाम है उसके। इस ओवरहेड के अंदर और दो आइटम का इफेक्ट है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर है तो वर्क इन प्रोग्रेस का हिसाब यही होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस, तो अब फैक्ट्री का सारा हिसाब यहाँ खत्म होता है। तो अब अपने को क्या मिल जाएगा, तो ग्रैंड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट क्या मिल जाएगा अब आपको यहाँ पे, फैक्ट्री कॉस्ट। ये लोग कॉस्ट शीट में देख के ढंग से लिखो, चारों नाम वगैरह लिखने पड़ेंगे ना उसके। डाउट है क्या तो पूछो। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अगर आपको 20% भी समझा तो भी काम हो गया, क्योंकि बाकी का 80% क्वेश्चन के साथ समझेगा। इसे थ्योरी से तो पूरा नहीं समझेगा। 20% का भी आइटम समझ रहे तो भी हो जाएगा। विद इन अ पीरियड ऑफ 2 days आपको कॉस्ट शीट एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। 2 दिन का टाइम आपको मुझे देना पड़ेगा।
लिखा क्या इतना? माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज इक्वल्स टू फैक्ट्री कॉस्ट. अच्छा, तुम सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है क्या जो जून देना चाहते हैं? पक्का? यहाँ पे डन है. ओके, मतलब तुम्हारा तो ऑलरेडी डन है. बाकी लोग का यार उनसे पूछना पड़ेगा ना. आज लास्ट डेट है. हाँ, अब और एक्सटेंशन मुश्किल है. हो गया तो बोलते नहीं आता, बट मुश्किल है. ओके, रिटन. अब 2 मिनट के लिए पर यूनिट के कॉलम पे आएंगे. अभी भी जो यूनिट्स प्रोड्यूस चल रहे वही चलेंगे ना. अगर मेरे को फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है तो आप किससे डिवाइड करोगे? जितने भी यूनिट्स अभी तक प्रोड्यूस हुए वो. करेक्ट है? ठीक है. अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपके पास आते हैं 4 स्पेशल टर्म्स. ये स्पेशल टर्म्स एग्जाम में नहीं आते. फिर क्यों लिखे? कॉस्ट शीट का पार्ट है तो मुझे बताना तो पड़ेगा. ये एग्जाम में मैंने आज तक नहीं देखा है कि आपको इतनी बड़ी कॉस्ट शीट आई कि इसके अंदर ये चारों पार्ट्स भी आ गए. तुम्हारे भी एग्जाम में नहीं आए थे? आते ही नहीं है ये. लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि कॉस्ट शीट के अंदर ये 4 टुकड़े भी हैं. ये 4 टुकड़े ऐसे टुकड़े जो ना मटेरियल है, ना लेबर है, ना एक्सपेंसेस है, ना कोई ओवरहेड में डायरेक्टली जा सकते, इसलिए इनको स्पेशल टर्म्स बोलते हैं. स्पेशल टर्म्स के अंदर एक होता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. क्वालिटी तो समझते हो ना, चिप्स बराबर बन रहे या नहीं, चॉकलेट्स बराबर हो रही या नहीं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. दूसरा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. व्हाई दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट? क्यों करना है? सिनोनिम नहीं पूछा मैंने. नए प्रोडक्ट क्यों बनाने? वाई वाई. मार्केट कंपटीशन किल करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट खर्चा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कैडबरी के प्रोडक्ट्स खाए क्या? कैडबरी ने डार्क फैंटेसी का भी कॉन्सेप्ट निकाल लिया. कैडबरी की खुद की आइसक्रीम भी है. खाइए वो आइसक्रीम. आई नेवर ईट कैडबरी. कैडबरी में खाती नहीं हूँ. नॉट डिफेमिंग इट, नॉट माई चॉइस. लेकिन कैडबरी का आइसक्रीम इज सो टेस्टी. उसने आइसक्रीम कैडबरी ब्रांड का आइसक्रीम है बाकायदा. सिर्फ आप जिनको कैडबरी अच्छी लगती है उनको तो बहुत अच्छी लगती है. कैडबरी इन द मेल्टेड एंड फ्रीज्ड फॉर्म इतनी टेस्टी लगती है. इट्स वेरी टेस्टी. कैडबरी का ही आइसक्रीम आता है. सो यू मे ट्राई इट. नो कमीशन, नो प्रमोशन. मुझे अच्छी लगती है, बता रही हूँ कि कैडबरी इज़ द बेस्ट ब्रांड जिसने क्या किया है बताए आपका. हर तरीके से उसको कैप्चर कर लिया जो भी उसके कंपिटिटर्स थे. जैसे डार्क फैंटेसी बहुत बड़ा कंपिटिटर था, बहुत अच्छा बिस्किट निकाला है डार्क फैंटेसी. सेम कॉन्सेप्ट ये गॉट इन इज ओन. खाया है ना उसका डार्क फैंटेसी का जो भी टाइप नाम था, नाम नहीं पता मुझे उसका, लेकिन कैडबरी का बिस्किट है वो. फिर तुमने उसका केक भी खाया. छोटा सा केक है, चॉकलेट केक आता है ऐसे पर्पल पैकेट में ही होता है वो भी. और उसने इतने मल्टीपल टाइप के चॉकलेट्स निकाल दिए. डार्क चॉकलेट छोड़ के सब जगह काम कर रहा है वो. डार्क चॉकलेट ही कर ही नहीं रहा है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. उसके बिना कैडबरी वुडेंट हैव लास्टेड इन आवर माइंड स्टिल नाउ. अगर वो एक ही प्रोडक्ट पे स्टैग्नेंट रहता तो अलग अलग ब्रांड्स आते, वो अलग अलग प्रोडक्ट लेके आते. पर उसने सोचा है कि वो एक एस्पेक्ट छोड़ेगा नहीं. बिस्किट भी ले आया, केक भी ले आया, आइसक्रीम भी ले आया, चॉकलेट्स भी ले आया. मतलब व्हेनेवर यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट तो आपको कैडबरी क्लिक होता ही चाहिए. चॉकलेट सोचते हो कैडबरी, कैडबरी तो बोलते हैं ना. चॉकलेट कौन बोलता है? वी से इट एज कैडबरी. रिकॉल वैल्यू बोलते हैं इसको. कोलगेट, यू नेवर से द ब्रांड यू यूज़, यू से कोलगेट. इट इज़ अ रिकॉल वैल्यू. ये रिकॉल वैल्यू कहाँ से क्रिएट होती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. ना ये फैक्ट्री ओवरहेड में जा सकता है, ना एडमिन में जा सकता है, ना सेलिंग में जा सकता है. इसलिए इसको अलग से ऐड करते हैं आफ्टर फैक्ट्री बिफोर एडमिन. उसके बाद होता है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट. प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? बेसिक पैकिंग जो लगता है. जैसे आप कैडबरी खुली तो नहीं बेच सकते, तो उस पर एक रैपर लग के आता है गोल्डन कलर का, और उसके ऊपर एक और पैकेट लग के आती है. पैकिंग होती है वैसे तो वाइट कलर का एक और पेपर होता है, उसके बाद पर्पल पैकिंग होती है. ये तीनों प्राइमरी पैकिंग है. क्यों प्राइमरी पैकिंग है? क्योंकि उसके बिना चॉकलेट फ्रेजाइल हो जाती है ना, टूट जाएगी. ऐसे जनरली होता नहीं कि तुम चॉकलेट खाते हो जो टूटी हुई मिली तुमको, क्योंकि पैकिंग वैसी रहती है. ये प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट माइनस रिजर्व वर्ड. अभी तुमको अंडरस्टैंडेबिलिटी में इशू आएगा, इसको हम बोलेंगे रिकवरी.
क्रेडिट फॉर रिकवरी, सिंपल भाषा में बोलूं, रद्दी। रद्दी स्क्रैप, यू सेल द स्क्रैप, रद्दी तो बेचते हैं ना, उसको आप क्या करेंगे, अब ये जो प्रोड्यूस करे तो इनके लिए भी तो कुछ प्रोडक्ट स्क्रैप टाइप्स निकलेंगे जो ऐसे बेच बचा के ख़त्म करो, इट इज़ नॉट अ फिनिश गुड्स। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस। ये आपके 4 स्पेशल टर्म में अब लिखेंगे और ऐसे भी लिखेंगे बाजू में, एग्जाम में नहीं आता। आया तो मेरे को बोलना नहीं, मैंने सिखाया है अभी तक जो हुआ है पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, आई एम सेइंग कि एग्जाम में नहीं आता। तुमने अटेंडेंस की चिट्ठी भेजी है, कहाँ पर है? ओके पहुंच गई, इधर पहुंच गई, बड़ी तेज हो रहे हो। यहां तक सब क्लियर है? एक बार पूरी कोशिश स्टार्टिंग से बोलेंगे। चोको पाई, चोको पाई मैंने खाई है, कैडबरी की चेक है, वो भी रेड कलर की जो पैकेट में आती है ना, तो कैडबरी की नहीं होगी, वो पर्पल पैकेट में ही देता है। क्या है, अलग है ना? हाँ, chocolate I have eaten but I don't think so it's of Cadbury, or I may not know, maybe. Scrap value correct है, रद्दी। लाइव स्ट्रीमिंग तुम्हारा एक भी ऑडियंस हिला नहीं इतनी देर से, 1.5 घंटे से। शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, बट पहले लेक्चर का जोश फेस टू फेस तुम भी मत रखना और ये भी नहीं। आप एक चीज़ सोचो, इन केस आप आज का लेक्चर मिस करते हो, कल से मैं आपको एडमिन से सिखाऊंगी, तो जो पहला लेक्चर मिस कर रहा है उसको आगे का नहीं समझेगा, उसका एक चैप्टर मिस होते जाएगा। ये प्री हेड्स है, आपको समझना ज़रूरी है। आप कोई भी लेक्चर अगर मिस करते जाएंगे तो उस दिन की लर्निंग अगले दिन में नहीं हो सकती है। डोंट मिस योर लेक्चर्स, क्योंकि अभी अपना आज का लेक्चर खत्म हो गया, हम 1-2 बार बस कौशिक जितनी पढ़ी उतनी बोलेंगे, कल हम एडमिन से कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैं वापस से थोड़ी आपको ये सब सिखाऊंगी, ऐसे तो हम रिवाइंड करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। तो मेक श्योर यू डोंट लीव एनी ऑफ द लेक्चर। कितनी भी नींद आती रहो, रात में जल्दी सो, तुम जो भी रात में करते हो उसको प्लीज़ इवनिंग टाइम में शिफ्ट करो। रात का टाइम उसको नहीं दे सकते, अब उसको भी समझा दो, तुम भी समझ लो, अपने आइटम्स को भी बोल लो, सब जगह पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सुबह उठ के क्लास आना ही पड़ेगा, उसके लिए जल्दी सोना ही पड़ेगा। ऐसे स्टोरी स्टेटस डाल दिया कि नींद नहीं आ रही है तो नहीं चलता है। यू हैव टू कम एंड स्लीप ऑन टाइम। कितने बजे सो रहे हो वैसे, कल कितने बजे सोए? 12 स्टिल ओके, 8 घंटे सोएंगे क्या? 12 का 1 भी ठीक है, 1 बजे तक। देखो तुमको बोलो क्या, 3-4 दिन बाद तुम पढ़ाई करोगे 12 बजे तक, तो इट्स ओके। 1 बजे तक 12 से 1 घंटे का टाइम दे दो ना, जो भी करना है। 1 घंटा बहुत है, बहुत। चुपचाप 1 बजे सोने का, 7 बजे उठने का। कोई ट्रैवल कर रहा है बहुत दूर से, कितना टाइम लगता है? सच बोलो, तो तुमने 10 बजे ही सोना चाहिए। ट्रैवलिंग में करो जो चैटिंग करनी है। और बेस्ट पार्ट क्या होता है ना, सुबह तुम्हारे वाले उठते भी नहीं तुम्हारे लिए। अभी वीक चल रहा है तो लेट हो जाएगा। अच्छा, अरे तो शाम में मनाओ ना यार, टेडी क्या दे के खत्म करना है। हर दिन थोड़ी कुछ होगा। चलो डन, एक बार कौशिक बोलेंगे स्टार्टिंग से। सबसे पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस माइनस will give you और plus will give you डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट, ऐसे बोलेंगे कोरस में। आगे प्लस, सुनो एक ही बोल लो, प्रोडक्शन ओवरहेड, बाकी चारों लर्न कर लेना, बाकी तीनों। प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस माइनस will give you plus minus will give you। अच्छा यहाँ तक क्यों है, यहाँ तक ही रुको,
बोला है जो पता नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, कॉस्ट शीट का इतना फर्स्ट पार्ट जो हमने किया है, कल हम इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज घर पे क्या पढ़ना है, 15 मिनट कॉस्ट शीट को दे दो बस, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे लग रहा है बेसिक्स नहीं आते तो जो यूट्यूब पे लेक्चर्स डले हुए बेसिक के, उतने बेसिक के लेक्चर्स देख लेना। ओके डन। अभी आपका दूसरा लेक्चर है लॉ। ऐसे क्या कर रहे हैं, लॉ का लेक्चर, सर को बोलूँ क्या? लॉ का लेक्चर है अभी तुम्हारा। कॉस्टिंग की बुक्स बंद करेंगे, चिट्ठी आगे पास करेंगे। बाय। लाइव स्ट्रीमिंग, मीटिंग छोड़ के जाओ मत, यू कैन स्टे इन द सेम मीटिंग, वापस से मीटिंग ऑन नहीं होगी। बाय 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 बाय, वेलकम।